हेलो दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम उपस्थित हैं सेंसस 2027 जनगणना 2027 जो कि वर्तमान में चल रहा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। जनगणना 2027 जो है वो 2011 के बाद होने वाली जनगणना थी 2021 में, जो कि कोरोना के कारण आगे बढ़ गई थी। वो 2027 में हो रही है, वो जनगणना है। इस जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो देखने के लिए हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी जो है उसकी एक महत्वपूर्ण पीडीएफ वो जारी की गई है। उस पीडीएफ में क्या क्या मेन पॉइंट हैं, अपने आने वाली एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हम खुद हैं वो एक जन सामान्य होने के नाते जो एक नॉर्मल चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए जनगणना से रिलेटेड, वो हम आज इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर पीडीएफ लगाई है पीआईबी की जो ये पीडीएफ है, इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। ये जो 2027 की जनगणना है, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना क्या मतलब हुआ, यानी पहले जब जनगणना होती थी तो उसके अंदर जो आपके क्वेश्चन होते थे वो कागज़ पे लिखे होते थे। प्रगणक आपके घर पर आता था, जिसको इंग्लिश में इन्यूमरेटर बोलते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछता था वो उसके अंदर फिल करता था और फिर वो फॉर्म जमा होते थे, फिर उनकी रीडिंग होती थी, ये सब चलता था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐप जारी किया गया है एचएलओ नाम से। उस प्रगणक आपके घर पर आएगा, एन्यूमरेटर आपके घर पर आएगा। एचएलओ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 34 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसको फिल किया जाएगा, उसके अंदर डेटा तुरंत है वो सबमिट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के पास में। तो ये डिजिटल फॉर्म में की जाने वाली पहली जनगणना है। इस जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आगे देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को बैठक हुई थी, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि जनगणना है वो शुरू करनी है हमें। अभी 2027 आ गया है, 2027 की जनगणना वो शुरू करनी है। ये जो जनगणना है इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया गया है। एक मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है, 11,700 करोड़, 11,718 करोड़ है, ये 11,700 करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया गया है। इसके लिए सुरक्षित क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीआईआई है, वो घोषित डेटा केंद्र है वो शामिल किए गए हैं। सीआईआई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा। जो डेटा है, अब मैं हूँ, मेरा जो घर है, उस घर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो 34 क्वेश्चन है, उसके द्वारा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उस डाटा को सुरक्षित रखना है वो गवर्नमेंट का काम है। तो उसके लिए ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से संरक्षित रखना है, उसके लिए ये जो सिस्टम है वो काम में लिया जा रहा है। इसके आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो जनगणना है वो कहाँ से शुरू की गई थी। सबसे पहले जो जनगणना है वो कौटिल्य की एक पुस्तक थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम है वो इकोनॉमिक्स है, लेकिन वो बुक थी वो पॉलिटिकल साइंस की थी। इस बुक में जनगणना का जो सबसे पहले वर्णन है वो किया गया था। इसके बाद में सम्राट अकबर ने जनगणना करवाई थी। अकबर से रिलेटेड एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स में लगभग पूछा गया है एक ना एक बार, अबुल फजल की किताब है आईन अकबरी, अकबर के ऊपर लिखी गई है। अबुल फजल की बुक है आईन ए अकबरी, जिसमें जनगणना का जो वर्णन है वो उल्लेख किया गया है। पहली जो आधुनिक जनगणना है, यानी लेटेस्ट, जब अंग्रेज आ गए थे हमारे यहाँ पर, तब लेटेस्ट कौन सी जनगणना करी गई थी, वो 1865 से लेकर 1872 तक चली थी। 1872 की जनगणना उसको बोलते हैं हम। सबसे पहली जनगणना वो थी। उसके बाद समकालिक, यानी कि समय समय पर 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में हुई, 11 के बाद 21 में होनी थी, वो किसी कारणों से आगे बढ़ गई थी। लेकिन समकालिक जनगणना यानी कि समय समय पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद में जो जनगणना होगी, वो कब शुरू की गई, तो वो 1881 में शुरू की गई। ये प्रश्न है वो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहली जनगणना 1872 है आधुनिक, सबसे पहली समकालिक जनगणना वो 1881 है। उसके बाद में जो अपना देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में ये जो जनगणना हो रही है वो कौन से नंबर की जनगणना है, ये सब चीज़ें भी इस पीडीएफ के अंदर दी गई है हमारे पास में। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है, जो ओवरऑल जनगणना हुई है उसमें कौन से नंबर की जनगणना है, 16वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद होने वाली जनगणना में, अब जो 27 में होने वाली जो जनगणना है, ये 8वीं जनगणना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें फैक्ट याद रखनी है, 16वीं और 8वीं। इसके बाद में एक जो निगरानी प्रणाली है, निगरानी प्रणाली के लिए सीएमएमएस नाम से एक सिस्टम है वो कार्य कर रहा है यहाँ पर, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएमएमएस, ये पोर्टल है वो काम कर रहा है। इसका नाम हमें याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, सीएमएमएस, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद में आगे हम देखें तो ये जो जनगणना 2027 है वो स्वतंत्रता के बाद में एक अधिनियम जारी किया गया था, जनगणना अधिनियम 1948, जिसके नियम है वो 1990 में जारी किए गए थे। तो 1948 और 1990 ये दोनों है वो अपने को याद रखना है। अधिनियम है वो 1948 का है, जबकि इसके नियम है वो 1990 के हैं। जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय होता है। आपको पता हो तो
अपना जो देश है उसके अंदर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए संघ सूची बनाई गई है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए राज्य सूची बनाई गई है। और इन दोनों के जो पॉइंट जिस सूची में आते हैं वो समवर्ती सूची होती है, 3 सूचियां अपने यहाँ पर काम करती है। जनगणना है वो एक बड़ा टॉपिक है, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं, ये सब चीज़ें हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है, संघ सूची में आती है, वैसे ही संघ सूची में जनगणना भी आती है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस के रूप में, तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब जनगणना जो अधिनियम है यहाँ पर 1948 का, इसके अंदर एक धारा है, धारा 15। इस धारा 15 के अंदर एक बात लिखी गई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरी जो जनगणना की जाएगी, मेरे घर के कुछ डाटा है उसके अंदर रहेंगे, वो जो डाटा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए धारा 15 में वर्णन किया गया है कि गोपनीयता वो हमेशा रहेगी। जो भी चीज़, मेरा जो डाटा है गवर्नमेंट के पास में रहेगा, जनगणना की जा रही है, मैं मेरे 34 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, मेरी 34 चीज़ें बता रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो वो सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो डाटा कहीं भी लीक हो जाए। तो ये बात कहाँ पर लिखी गई है? ये धारा 15 में लिखी गई है। कौन सा अधिनियम? जनगणना अधिनियम 1948। जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट अगले वर्ष ही ये अधिनियम है ये जारी कर दिया गया। इसके बाद आगे हम कुछ चीज़ देखें तो 16 जून 2025 को भारत में एक जो राजपत्र है, गजट जिसको बोलते हैं, भारत का राजपत्र है, उसके अंदर ये जारी किया गया कि जो जनगणना है वो की जाएगी। अगली वाली जो है वो 16 जून 2025 के राजपत्र में जनगणना का वर्णन किया गया था। इसका बजट हमने देखा 11,718 करोड़ रुपए। इसके बाद हम देखें तो ये जो जनगणना है ये 2 चरणों में होगी। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि जनगणना है, इस बार जो जनगणना हो रही है वो 2 चरणों में हो रही है। इसका पहला चरण अभी चल रहा है और दूसरा चरण है वो कुछ समय बाद फरवरी 2027 में चलाया जाएगा। पहला जो चरण है उसके अंदर हाउस लिस्टिंग और आवास की गणना हो रही है। इसके अंदर हम मेरी और आपकी जनगणना नहीं होगी, हमारे घर की जनगणना होगी इसके अंदर। मतलब घर है, उसका नंबर क्या है, घर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, घर के अंदर क्या क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में चल रही है। अब जबकि ये जो जनगणना है इसका जो पहला ये जो चरण है ये सिर्फ 1 महीने का है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 के बीच में। ये क्यों लिखा गया है? अपने देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जगह ही करवानी है। अलग अलग स्टेट है, उनका जो सिस्टम है वो अलग अलग टाइप से कार्य करता है। अब आज के टाइम पर किसी स्टेट में चुनाव चल रहे हैं तो वो लोग जनगणना नहीं करवा सकते, पहले चुनाव करवाने ज़रूरी है। तो वो लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए इन्हें दिया गया है टाइम कि अप्रैल से सितंबर के बीच में जो 4-5 महीने हैं इसमें आप कोई सा भी एक महीना अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। उसके अंदर 15 दिन का जो कार्य रहेगा वो जनता के लिए रहेगा। जो इसके अंदर एक ऐप है, वो साइट है, वो बनाई गई है SE नाम से, सेल्फ इन्यूमरेशन नाम से। उसके अंदर अपन जो 34 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो हम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में प्रगणक आएगा, वो उन क्वेश्चन को वापस से क्लेरिफाई करेगा कि ये सही बता रहे हैं क्या, और फिर डाटा को आगे सेंड किया जाएगा। तो ये जो पहला चरण है वो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में चल रहा है। दूसरा जो चरण है वो PE यानी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी जनगणना है वो अगली की जाएगी फरवरी 2027 में। तो ये 2 चरण हैं वो इस बार किए गए हैं। इसके अंदर प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? भवन और आसान संबंधी जनगणना के लिए कितने प्रश्न हैं? 34 प्रश्न है। अब 34 प्रश्न कौन कौन से वो यहाँ पर लिखे गए हैं सारे। अपने को एक एक में जाकर ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपने को नंबर याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो 34 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जनगणना 2027 है, इसके लिए संदर्भ तिथि क्या है, रेफरेंस लेना अपने को 1 मार्च 2027 पूरे देश के लिए लिया गया है। कुछ ऐसे स्टेट है जिनके लिए 1 अक्टूबर 2027, यानी कि अब मैं हूं तो मैं जहां पे रहता हूं वहां से मान लो कि मैं प्रवास कर गया, मैं कहीं और रहने के लिए चला गया, तो जो जनगणना की जा रही है वो कौन सी लोकेशन के आधार पर की जाएगी? मेरा घर 4 जगह है तो कौन सी जगह के आधार पर किया जाएगा? तो वो चीज़ें हैं वो फ्रीज कर दी गई। संदर्भ तिथि ली गई है 1 मार्च 2027 को। जो आवास है उसके लिए 1 मार्च 2027 के पहले के जो डाटा हैं उसके आधार पर जनगणना है वो की जाएगी। इसके बाद हम आगे देखें तो ये जो जनगणना 2027 है इसको लेकर महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से अपने सामने वो गवर्नमेंट खुद बता रही है अपने को। जाति जनगणना सबसे पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जातिगत जनगणना हो रही है। 2011 तक क्या होता था, जो भी जनगणना होती थी उसके अंदर SC और ST का ही डाटा सिर्फ लिया जाता था। जाति आपसे पूछी जाती थी वो SC और ST की ही पूछी जाती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो जनगणना है वो जातिगत जनगणना हो रही है। उसके अंदर आपकी जो भी कास्ट है वो सेम टू सेम लिखी जाएगी। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो ये डाटा कई बार रिलीज करती है, नहीं करती, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर जातिगत जनगणना है उसके डाटा रिलीज कर दिए जाएं तो आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल है वो देश में खड़ा हो सकता है। तो सरकार इन चीज़ों से बचने के लिए कई बार डाटा रिलीज नहीं करती, लेकिन जनगणना है वो की जा रही है, उसके अंदर जातिगत जनगणना है वो भी की जा रही है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
डिजिटल माध्यम से पहली जनगणना हमने देखा। इसके बाद जनगणना और प्रबंधन निगरानी प्रणाली पोर्टल, ये पोर्टल बनाया गया है। जो पोर्टल हमने पीछे देखा था सीएमएमएस नाम से, सीएमएमएस नाम से, ठीक है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना। तो सर हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना क्या है? एचएलओ नाम से एक ऐप बनाया गया है, मैंने आपको बताया। एचएलओ नाम से एक ऐप बनाया गया है, जो प्रगणक आपके घर पर आएगा वो एचएलओ नाम से ऐप फ़ोन में डाउनलोड रखेगा। उसमें उसकी खुद की आईडी होगी, वो उस आईडी से लॉगिन करेगा, फिर आपका जो मकान नंबर है वो उसके अंदर फिल करेगा, फिर 34 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो फिल करेगा वो। तो एचएलओ जो ऐप है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐप है एग्जाम में, तो एचएलओ नाम से ऐप है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर एंड वेब मैपिंग एप्लीकेशन। तो जो प्रगणक आ रहा है उसके लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर और एचएलबीसी नाम से और वेब मैपिंग एप्लीकेशन है वो भी जारी किया गया है। इसके बाद स्वयं पोर्टल, पहली बार ऐसा किया गया है कि आप अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। आप SE नाम से एक आईडी क्रिएट होगी आपके जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आप गूगल खोलिए, गूगल में SE नाम से पोर्टल है वो खोलिए, साइट बनाई गई है, एक ऐप नहीं है उसके लिए। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रगणक आपसे पूछेगा वो पहले से आपके पास में, उसको आप फिल कीजिए। फिल करने के बाद में एक आईडी क्रिएट होगी, SE आईडी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी है वो क्रिएट होगी, कुछ अंकों की विशिष्ट ये आईडी है। और इस आईडी के आधार पर ही प्रगणक आपके पास में आएगा, वो देखेगा आपने ये क्वेश्चन फिल करे हैं, फिर उनको वो क्लेरिफाई करता जाएगा सही भरे या नहीं भरे। ये जो साइट है se.census.gov.in, ये साइट है, इसका नाम हमें याद रखना है se.census.gov.in, इसकी साइट के ऊपर है वो, ये सारे जो सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य है वो किया जा रहा है। 16 भाषाएं हैं उनके अंदर, SE का कार्य है वो चल रहा है सेल्फ एन्यूमरेशन का 16 भाषाओं में। ये अपने को ध्यान में रखना है कि अब जैसे धीरे धीरे अपने आगे क्लास चलेगी तो हम कुछ सेशंस लेके आएंगे ऐसे, जिनमें कि अब ये 16 भाषाएं हैं। अपनी जो संविधान है, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 12 है वो कैसे हुई, 4 कौन कौन सी बड़ी, कौन सी अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो दी गई है। राजस्थानी भाषा को अभी भी मान्यता नहीं प्राप्त है। ये सब चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, किसको नहीं है। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सेशंस हैं वो हम आगे लेके आएंगे। इसके बाद न्यूनतम संभव समय में संपन्न गणना करना है इनको, मानी कि सबसे पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि पहले जनगणना चलती थी 2-3 साल तक चलता था, क्योंकि कागज़ पे सारी चीज़ें भरना, फिर उनको डिजिटली भी भरना, फिर उसके बाद में उनकी गिनती करना, इसमें बहुत सारा समय लग जाता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रगणक घर पे आएगा, जल्दी से डिजिटल गणना होगी और सबसे कम समय में जनगणना की जाने की प्रोसेस है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसके बाद में कुछ चीज़ें देखें तो 1 जनवरी 2026 को जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद में जो भी स्टेट है, जो भी गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, इनमें अगर संख्याओं में कुछ चेंज होता है तो उसको चेंज नहीं माना जाएगा, उसको वहीं पर फ्रीज कर दिया गया। यानी कि स्टेट कितने हैं, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 35 है, 2027 में 36 माने जाएंगे, 1 जनवरी 2026 को जितने थे वो ही माने जाएंगे। अब आज अगर नया स्टेट बना दिया जाए, राजस्थान को तोड़कर 2 स्टेट बना दिया जाए, तो भी वो 37 नहीं माने जाएंगी, वो संख्या 36 ही मानी जाएगी। ये फ्रीज कर दिया गया था कब, 1 जनवरी 2026 को। उसके बाद में टोटल गाँव है वो कितने, तो एक मोटा मोटी अंदाजा मैंने यहाँ पर लिखा है कि 6,39,902, यानी कि 6,40,000 के लगभग कुछ गांव हैं, हजारे गांव हैं वो यहाँ पर कम हो गए हैं। तो ये संख्या आपने को ध्यान रखनी है। ये कैसे में कम, इसको लेकर भी अलग अलग सेशन लाए जा सकते हैं कि जो बांग्लादेश है उसका कुछ एरिया है वो, सॉरी, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया बांग्लादेश को दे दिया गया, बांग्लादेश का कुछ एरिया है वो भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये यहाँ पर जो गांव है 2011 में 6,40,932 थे और आज की संख्या में ये 6,39,902 है। 1,000 गांव कम हो गए, वो गांव कहाँ गए, कुछ 2 गांव हैं उनको मर्ज कर दिया गया। ये सब चीज़ें वो यहाँ पर हुई। अपन तो ऐसे सोचेंगे कि जनगणना बढ़ रही है तो गाँव की संख्या वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डाटा है वो अपने को आगे आगे हम छोटे छोटे ऐसे सेशन लेके आएंगे जिनमें आपको ये सब चीज़ें हैं वो क्लियर करवाते जाएंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो मजबूत डाटा सुरक्षा और गोपनीयता संरचना, ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो कि अभी इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया है 8 मई को, जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो इंस्टाग्राम चला रहे हैं आजकल सबसे ज़्यादा, तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है वो बंद कर दिया गया। एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने किसी को कुछ मैसेज भेजा, हाय लिख के भेजा, अब जो मेटा है वो हाय को नहीं पढ़ सकता। एंड टू एंड इनक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे ही मैंने हाय का मैसेज भेजा अगले को तो हाय दिखेगा, लेकिन बीच में जो डाटा है वो डाटा अलग फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अलग लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, हर बार अलग लैंग्वेज में चेंज होगा, एक कोड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा जिसको कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है ये इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया अपने मैसेजेस में, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मेटा के जितने भी ऐप हैं बाकी सब में वो कंटिन्यू है, उसने बंद कर दिया इंस्टाग्राम पे। एंड टू एंड इनक्रिप्शन है वो रहेगा आपकी जनगणना के अंदर, यानी कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये
कि भाई आपका जो डाटा है वो कहीं भी लीक नहीं हो सकता, एक सुरक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है। इसका जो आईएसओ मानक है वो लिया गया है। आईएसओ मानक क्या होता है, इसको लेकर भी मैं एक नया सेशन बनाऊंगा। आईएसओ मानक क्या होता है, जब हम कोई डाटा होता है उस डाटा को सिक्योर करने के लिए उसको पेटेंट करवाते हैं या फिर उसको सुरक्षित करने के लिए जो काम किया जाता है वो आईएसओ मानक हमें दिया जाता है कि ये मानक सिर्फ इसी चीज़ का से रिलेटेड रहेगा। इसका समय समय पर सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा। ये चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्षमता संवर्धन और मानव संसाधन की पूर्व तैयारी, ये जो कार्य किया जा रहा है जनगणना का, इसके अंदर 31 लाख प्रगणक है वो लगाए गए हैं, 31 लाख प्रगणक। उसके बाद में जो पर्यवेक्षक हैं, इनकी जांच करने वाले हैं, उनके साथ में 1 लाख जनगणना अधिकारी बनाए गए हैं। तो मोटा मोटी गवर्नमेंट बता रही है कि 1.2 करोड़ मानव दिवस के बराबर हम रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके द्वारा ये जनगणना है वो की जा रही है। अब गवर्नमेंट टीचर्स है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने घर वालों को छोड़कर, जब तपती हुई धूप में घर वालों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वो एसी से बाहर निकल कर जनगणना करने के लिए, कुछ मिलना भी चाहिए उनको। तो उनकी जो सैलरी है उनके अलावा भी उनको एक महीने भर का लगभग 14-15 हज़ार रुपये है वो उनको मिलेंगे। तो ये रोजगार है वो भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम क्रिएट कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो पहले से ही नौकरी लगे हुए हैं, तो फिर उनको ही वापस से काम क्यों दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? हम बेरोजगार हैं तो हम भी तो जनगणना कर सकते हैं। एक महीने काम कर लेंगे, 14 हज़ार रुपये हमें मिल जाएंगे, दूसरे चरण में 14 हज़ार और मिल जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि अब जैसे सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी को जनगणना का कार्य दे दिया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कहीं पर कोई काम होता है तो ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, या फिर उसका काम है वो प्रशंसनीय माना जाता है और विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन सामान्य आदमी, उसकी क्या विश्वसनीयता? अगर गवर्नमेंट टीचर है वो जनगणना कर रहा है, उसके अंदर वो डाटा गलत भर दे या फिर कुछ गलत कर दे तो उसकी नौकरी जा सकती है, उसके ऊपर कुछ भी केस वगैरह किया जा सकता है। एक सामान्य आदमी है, बेरोजगार है, कितने 31 लाख प्रगणक हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर। उनकी जवाबदारी कौन लेगा? उनकी जवाबदेही क्या है? इसलिए जो सामान्य आदमी है उनको इनके अंदर शामिल है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद निष्कर्ष लिखा गया है, ये सामान्य बातें लिखी गई है। तो आज का सेशन है उसमें हमने सेंसस 2027 की महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो पीआईबी की जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ है वो क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैंने जो एक एक पॉइंट है वो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।